गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप तो समझ ही रहे हैं कि आज मैं फिर पढ़ाऊंगा आप लोगों को। मैं मानने वाला नहीं हूँ। आप पढ़ना चाहें न पढ़ना चाहें फिर भी आपको तो पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप वर्ग 4 में हैं और वर्ग 4 में आज हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ग 4 में 4 पाठ ही पढ़ेंगे। ठीक है, 4 पाठ में क्या है आपका नन्हा फनकार। नन्हा फनकार समझते हैं? नन्हा फनकार, फनकार यानी कलाकार। फनकार का मतलब क्या होता है बच्चों? कलाकार। लेकिन वो कलाकार कैसा है? तो नन्हा है, छोटा है। छोटा यानी आप लोगों के जैसा है, लेकिन वो आखिर में एक कलाकार है। तो उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे कि नन्हा फनकार कैसे अपने फनकारी की अदा को दिखा रहा है। इस पाठ के माध्यम से हम लोग समझेंगे। जैसे आप समझ रहे हैं कि एक लड़का है, एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। एक लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास क्या हुआ? बैठ गया। और बैठने के बाद उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदाई। और प्रार्थना माने बुदबुदाने का मतलब वो छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। छेनी हथौड़ा उठाया और अपने काम में जुट गया। जो काम वो करने वाला था, कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें, इस पत्थर पर क्या बनाया था? घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया था। लड़के ने एक अधूरी घंटी, अधबनी माने आधा बना हुआ था और अधूरी था माने पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। सावधानी पूर्वक क्या करने लगा कि हथौड़े से उस पत्थर पे नक्काशी करना शुरू कर दिया। नक्काशी करना माने उस पर जो डिजाइन बनाने की बात होता है वो डिजाइन बनाना शुरू कर दिया। तो हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता, उससे पत्थर को किरचे तिरछा जाती और वह आँख सिकोड़ लेता, यानी कि जो उसमें से बुरादे निकलते थे उसकी आंखों पे भी आते थे। आंख निचोड़ लेता था, आंख बंद कर लेता था। साथ साथ धीमी आवाज में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता था। धीमी आवाज में यानी कि धीरे धीरे की आवाज में वो कुछ गुनगुनाना भी शुरू कर देता था। और इस तरह से उसके चारों ओर दूसरे संगत रास भी अपने उसके दूसरे तरफ देखो कि संगत रास भी जो है भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे, यानी वो भी अपना अपना काम कर रहे थे। माने बगल में जो है कि और भी लोग थे जो अपने अपने काम में लगे हुए थे। केशव 10 साल का था। इस लड़के का क्या नाम था जी? इस लड़के का नाम था केशव। यह 10 साल का था और 10 साल के होने के साथ और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पूरा कंप्लीट काम नहीं सीखा था, अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। उसके पिताजी जब एक बार उसको बता देते थे तो सीधी लकीर वाला या घुमावदार डिजाइन जो भी होता था उस पत्थर पे वो उकेर सकता था, यानी उसे छेनी हथौड़ी से बना सकता था। तो आप समझ सकते हो कि वह दिमाग से भी तेज था। तब अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उसमें जो था उसमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। जितना वो नक्काशी का काम पहले किया था उन सभी कामों में इस घंटी को बनाना उसके लिए क्या था? बहुत मुश्किल था। माने उन और कामों से थोड़ा सा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वो बहुत बारीक जालियां, महीन नफीस बेलबूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा। माने उसको ये विश्वास था, मन में यह काफी विश्वास था कि एक न एक दिन ये सारे जो भी डिजाइन है सारे डिजाइन को हम पूरा कर लेंगे। ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं, मतलब उसके मन में था कि उसी तरह वो बना पाएगा कि जैसे उसके पिता बनाते हैं। अब देखिए समय की बात है, कई साल पहले जब वो पैदा भी नहीं हुआ था उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। बहुत साल पहले जब वो पैदा भी नहीं हुआ था तो उसके माता पिता गुजरात से कहाँ गए थे? आगरा आकर बस गए थे। और बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे। उस समय की बात है कि बादशाह अकबर क्या कर रहे थे? उस समय आगरे का किला बनवा रहे थे
और केशव के पिता को यही काम मिल गया। केशव का जन्म भी, यानी बादशाह अकबर जो थे उस समय किला बनवा रहे थे, और केशव जो थे, केशव के पिता को वहीं पे काम मिल गया। और जब केशव के पिता को वहीं पे काम मिल गया तो वहाँ पे वो रहने लगे और काम करने लगे। आगरे में ही, बात समझ रहे हैं बच्चों? तो इस तरह से आप समझ रहे हैं कि आगरे में ही उसका जन्म भी हुआ था। केशव का जन्म भी कहाँ हुआ था? तो आगरा में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का भी कभी मौका नहीं मिला। गुजरात का जो पुश्तैनी गांव था वहाँ जाने का उसे कभी मौका नहीं मिल पाया। और जब गुजरात के पुश्तैनी गांव में जाने का मौका नहीं मिला, आगरे की गलियां और अब सिकरी, बस यही उसका घर था। आगरे में जो भी गली है, सिकरी है, वहीं उसका घर बन गया था। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी सुनाई नहीं पड़ी। यानी कि केशव जो था, यह करते हुए देखा, खटखट की आवाज़ और छेनी हथौड़ी की आवाज़ देकर उसे कहीं किसी के आने की आहट भी सुनाई नहीं पड़ी। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज़ पड़ने पर वह चौंक गया। माशाअल्लाह! क्या चौंक गया? माशाअल्लाह! 1 घंटियाँ कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है। 1 घंटियाँ कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है। पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। जब पीछे घूमा और आंख उठाया तो उसे एक आदमी दिखाई दिया। बेशक मैंने ही ये घंटियाँ बनाई है, क्या आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? किसने कहा? केशव ने कहा उस व्यक्ति से, उस आदमी से। देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया, यानी थोड़ा सा तल्खी से जवाब दिया कि आप देख रहे हैं कि मैं ही बना रहा हूँ, तो दूसरा कौन हो सकता है इसको बनाने वाला? दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। तो दिख रहा है कि तुम इतने सुंदर बनाए हो, लेकिन तुम इतने छोटे तो लगते हो। वह आदमी हंसते हुए बोला, मैं 10 साल का हूँ। जब वो आदमी बोला तो केशव ने क्या कहा कि मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए कहा, तब तो, यानी जो आदमी गया था उसने देखा, पत्थर के पास बैठ गया, बैठ के कहा, तब तो काफी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। मैंने भी कितने वर्ष की उम्र में? 13 वर्ष की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह से देख पा रहा था। अब वो देखने लगा कि आखिर में कौन आदमी है कि 13 साल की उम्र में लड़ाई में गए थे। अब केशव जब देख रहा था, अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर, क्योंकि उस समय उम्र कितना हो रहा होगा, तो 30 से ऊपर। और इस तरह से अब मैंने इस तरह कद मझोला था। वह सफेद अंगरखा और पजामा पहने हुए थे। कद मझोला यानी मझले कद के थे, और इसके साथ साथ पजामा पहने हुए थे, अंगरखा रखे हुए थे साथ में, और उसके लंबे बाल, गहरे बाल रंग के, और गहरे बाल लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। लाल रंग की पगड़ी अपने माथे पर लेकर बालों को ढके हुए थे। लगता है, क्या लगता है कि कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठी को देखते हुए सोचा। उंगली में अंगूठी देखा, गले में मोती की माला देखा, और इतना देखने के बाद केशव ने सोचा, तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंख, तीखी नाक थी, बड़ी बड़ी आंख थी, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछ है, ओठ को ढकता हुआ नीचे की तरफ आता हुआ घनी मूछ है। और ऐसे मूछों को देखकर केशव थोड़ा सा, माने इस तरह के दृश्य को देखकर केशव मन ही मन थोड़ा सा सोचने लगा। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व के बारे में, यानी केशव जो था उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, एक नक्काशा जो था, नक्काशी, उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या कहा बच्चों? इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। इस लड़ी में अभी बहुत ज़्यादा काम बाकी है। उस आदमी ने किससे कहा? तो उस आदमी ने केशव से कहा। इससे पहले कि केशव को कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज़ सुनी। वो अभी उससे पहले वो केशव जवाब देता, तब तक किसी को तेजी से दौड़कर आते हुए उसने देखा। यह कोई और नहीं, महल का पहरेदार था। यह कोई और नहीं, महल का पहरेदार था। हुजूर माफ करें,
मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला। हुजूर माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला। वो दौड़ कर कौन आया? तो महल का पहरेदार था, और आकर उसने माफ़ी मांगा कि हुजूर माफ़ करें, आपके आने का मुझे पता नहीं था, पता ही नहीं चला। हाँफते हुए उसने कहा। फिर वह आदमी जो था वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ़ खड़ा हो, बेवकूफ़ क्या करो, खड़ा हो जाओ। तो केशव क्या जानता है कि कौन कौन है? खड़ा हो, हुजूर अल्लाह के सामने बैठने की जुर्रत कैसे की तूने? झुक कर सलाम कर इन्हें। हुजूर के सामने तुमने बैठने की जुर्रत कैसे की? झुक कर इन्हें सलाम कर। अब केशव का माथा ठनका। केशव जो था उसका माथा ठनका। कैसे ठनका? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बादशाह की बदहवासी में छेनी हाथ से छूट कर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? उनके दिमाग में आया केशव के कि अरे कहीं बादशाह अकबर तो नहीं है। यह ख्याल आते ही उसने झुक कर सलाम किया और खरगोश की किसी कतार नज़रों से अकबर को देखने लगा। थोड़ा सा ऐसे करके अकबर को क्या करने लगा? देखने लगा। अकबर को पहरेदार की यह दखलंदाजी भली न लगी। अकबर को जो पहरेदार आया तो आके बीच में बात किया, बता दिया, यह उनको अच्छा नहीं लगा। और इस तरह से उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहाँ से जाने का इशारा करते हुए कहा। अकबर नाराज हुए मन मन और पहरेदार को वहाँ से जाने के लिए इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें क्या करो, अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। पहरेदार जब चला गया तो केशव सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे। वापस अपना नक्काशी का काम करते रहे कि बादशाह के हुक्म का इंतजार करे कि बादशाह क्या हुक्म दे रहे हैं। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था। दिल कैसे कर रहा था बच्चों? धक धक कर रहा था। हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। लेकिन उसके मन में अब डर नहीं था। क्यों डर नहीं था? क्योंकि अकबर जो थे उसे प्यार से देखते हुए और मुस्कुरा रहे थे। अकबर उसे प्यार से देखते हुए क्या कर रहे थे बच्चों? मुस्कुरा रहे थे। क्यों मुस्कुरा रहे थे? क्योंकि अकबर को ये पता हो चुका था कि बच्चा जो है, इसे पता नहीं था, इसलिए ये बच्चा मेरा जी हजूरी नहीं किया। और अकबर ने पूछा उस बच्चे से, तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज में पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? केशव। उसने नपातुला जवाब दिया। नपातुला क्या जवाब दिया? केशव। केशव और इस तरह से, केशव क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? बादशाह ने कहा कि केशव क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। कहा हाँ, वो क्या करे, क्योंकि राजा जो पूछ रहे हैं तो राजा से उसने सिर हिला दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतजाम करना होगा। तब तुम्हें मेरे लिए हथौड़ा और छेनी का भी इंतजाम करना होगा। अब तो तुम्हें मेरे लिए। और इस तरह से केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया और उनका छेनी हथौड़ा क्या किया, उठाकर उल्टे पांव लौट आया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए, यानी कि जैसे बराबरी में बैठा जाता है। अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले। जो पास में पत्थर पड़ा हुआ था उसको खींचते हुए बोले, ठीक है अब बताओ कि मुझे क्या करना है। ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। और इस तरह से केशव ने संदेह भरी नजर से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? क्या आप यह सब करेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है मैं सीख ही लूँगा। मुझे तो विश्वास ही है कि मैं सीख ही लूँगा। किसने कहा? अकबर ने कहा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सकपका गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। मेरा कहने का मतलब है कि आप इतने बड़े बादशाह हैं और यह सब ठीक नहीं लगता। और इस तरह से उसने कुछ अनमने भाव से कहा, यानी कुछ दबे हुए जुबान से कहा। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डालियां ढोने में किसी की मदद की थी। क्या यह काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है? मिट्टी से भरा हुआ डालियां ढोने में मैंने मदद किया था, क्या उससे यह मुश्किल है?
केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, यानी वैसे सिखाने लगा जैसे केशव के पिता ने उसे सिखाया था। समझ रहे हैं कि कैसे हाथ धोकर सिखाया जाता है। उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर, कोयला के टुकड़ा से पत्थर पर क्या किया, लकीर खींच दिया और लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिसे कटाव ज़्यादा गहरा हो गया। जोर से उस पर पीटा, जैसे कटाव क्या हुआ, गहरा हो गया। कटाव मतलब समझ रहे हैं बच्चों, यानी कि उसमें गड्ढा बन गया। अरे अरे नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी, हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसे उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मिच कर रखें, आंखें थोड़ा बंद करके रखें, वरना किरची उड़कर आंखों में चली जाएगी। अकबर मुस्कुराए। क्या मुस्कुराए? जी हजूर। जवाब में केशव ने भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा या व्यक्ति हिंदुस्तान का क्या है, बादशाह है। केशव को यह बात ही खत्म हो गया था दिमाग से कि उनके बगल में बैठा हुआ वह हिंदुस्तान का क्या है, बादशाह है। एक अनाड़ी से व्यस्त पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों के उकेर रहे हैं। वह ध्यान से देखने लगा कि अकबर कैसे लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उनकी तैयारियां चढ़ जाती। तो जब भी बादशाह गलती करते थे तो बच्चा बताने लगता था। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही है ना, या सही है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी सहमति जता देता। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव काम कर रहा था, उसको काम करते हुए देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगत रास उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। कि जितने आसपास के लोग हैं वे सभी लोग बड़े कौतूहल, यानी कि एकदम इत्मीनान से सभी लोग देख रहे हैं। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिजाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। समझ रहे हैं बच्चों? इस तरह से लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि तुम एक दिन तुम मेरे कारखानों में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? इसने पूछ डाला। कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, बस मैं कारखाना बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। मेरे चित्र बनाने वाले चित्रकलाकार, गलीचों के बुनकर, संगतवश पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार भी सभी वहाँ क्या करेंगे, वहाँ काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा और मुस्कुराते हुए कहा राजा से कि मैं वहाँ जरूर काम करूँगा महाराज। यानी कि केशव ने वहाँ मुस्कुराते हुए बोला कि मैं वहाँ जरूर काम करूँगा महाराज। और इस तरह से बच्चों आगे फिर देखिए अकबर क्या करते हैं कि अकबर उठ खड़े हुए जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और क्या किए और कहा, अच्छा बेटा अपना काम जारी रखो। हुजूर क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मैं जरूर आऊँगा केशव। फिर तो पूरे संगतरासों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार जो था बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा, सबसे बताते रहा कि बादशाह से मेरी मुलाकात हुई तो बादशाह से कैसी बातें हुई। रात हो चली थी, केशव बहुत थका हुआ था पर आंखों में नींद कहाँ। वह जो था धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक
एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों में के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बसा बहुत ही नेक इंसान है। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बसा के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सिकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? सिकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, और पर सिकर में यानी सिकरी जो जगह है, सिकरी में नया शहर बनाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सिकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं 3 संतानें होंगी, और इस तरह से शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल केशव के चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब तानाशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सामान में शिकरी के नगर बसाने का फैसला किया था। और इस तरह से केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। तो बच्चा कह रहा है केशव उनिंदी आवाज में बोला। पिताजी ने देखा कि उसका लड़ला बेटा सो गया है। और इस तरह से बच्चों ये कहानी खत्म हुई। और कहानी में आपको क्या सीख मिली, किस तरह आप समझे, और एक छोटा व्यक्ति भी, एक छोटा लड़का भी बड़े महाराज से कैसे बात कर सकता है, कैसे मिल सकता है, यह तो आप समझ रहे हैं कि उस समय के महाराज की यह एक महानता थी कि ऐसे छोटे बच्चों के बीच में भी और जनता के बीच में भी वे जाकर और अपने जनता के हालचाल को समझने का प्रयास करते थे महाराज लोग। तो इसीलिए उन लोगों की उपलब्धि और उन लोगों की महानता सबसे उत्तम रही है। तो चलिए आज हम लोग इस क्लास को खत्म करते हैं। तब तक के लिए बच्चों बाय।